नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025 और टुडे सेशन है सीडीपी का प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट यहाँ पे सेशन है। ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 25 है, ठीक है। इससे पहले 24 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं बाय शिवानी सिंह। मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन आप सबको कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है यहाँ पे। सो चलिए फिर देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार यह है किसका उदाहरण है? देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे खेलते समय आपस में खुद ही बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से ही बातें करते हैं। तो ये जो है वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक हतोत्साहित करना, निजी वाक को बढ़ावा देना, आत्म केंद्रित भाषा हतोत्साहित करना, आत्म केंद्रित भाषा बढ़ावा देना। देखो, जो ये आत्म केंद्रित भाषा बढ़ावा देना ये है यहाँ पर जीन पियाजे का। जब जीन पियाजे कहते हैं कि जब बच्चे यहाँ पर जो है खेलते वक्त अपने आप बातें करते हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार यह है क्या है? यह है आत्म केंद्रित भाषा को बढ़ावा देना। लेकिन जब छोटे बच्चे आपस में खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं, मानो छोटे बच्चे खेल रहे हैं और कुछ भी एक खिलौना टूट गया तो आपस में कह रहे हैं हाँ ये टूट गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, कोई और उसके पास है भी नहीं, खुद से ही ये बातें कह रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक। ये क्या है? ये हमारी प्राइवेट स्पीच है, ओके। और इसको हम क्या देंगे? बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जस्ट नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीन पर। गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना, इसका क्या उदाहरण है? जेंडर समता, समानता, रूढ़िवादिता, सशक्तता। गुलाबी रंग को लड़कियों और नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखो, इसका क्या एग्जाम्पल है? देखो, कह रहे हैं कि गुलाबी रंग को लड़कियों से जोड़ो और नीले रंग को आप लड़कों से जोड़ो, ठीक है ना। तो भैया अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो है आपका ऑप्शंस ये होगा जेंडर रूढ़िवादिता। क्योंकि देखो, जेंडर रूढ़िवादिता वो होता है जब हम लड़की और लड़के में भेदभाव क्रिएट करते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है बॉयज़ ये नहीं कर सकता, गर्ल्स यहाँ पे ये नहीं कर सकती, ओके। और बॉयज़ जो है वह आपके बाहरी कार्य कर सकते हैं, दफ्तर के घर के कार्य बॉयज़ नहीं करेंगे, घर के कार्य जो है गर्ल्स ही करेगी, ठीक है ना। इस तरह से बर्तन झाड़ू, खाना बनाना ये सब यहाँ पे लड़की करेंगे। और लड़कियाँ मैथ्स में, साइंस में वीक होती है और ये जो है बहुत जल्दी रोती है और जो है लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरह के जो ये वर्ड्स हैं ये सारे आपके क्या होंगे? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाएंगे। और यहीं पर अब देखो, गुलाबी रंग लड़कियों के लिए ही क्यों बेस्ट है और नीला रंग लड़कों के लिए क्यों बेस्ट है? भाई दोनों कलर दोनों के लिए इक्वल है, दोनों के लिए बेस्ट है, ओके। चाहे बॉयज़ यहाँ पे जो है पिंक कलर यूज़ करें या फिर गर्ल्स यहाँ पे ब्लू जो है कलर चूज़ करें। नेक्स्ट है कथन और तर्क वाला। कथन है यहाँ पर देखो, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता दर्शा पाए। फिर तर्क शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने में बेहद प्रभावित करती है। तो कथन है कि टीचर्स को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता दर्शा पाए। बिल्कुल सही बात है। देखो, एक टीचर्स हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं और टीचर्स हमारे लिए जब भगवान का रूप होते हैं तो टीचर्स को ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें बच्चे को कैसे हैंडल करना है, कैसे पढ़ाना है। अब आप अगर क्लास में हैं तो आपको अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना है, नहीं ये दिखाना है मैं टीचर हूँ तुम कुछ नहीं हो, ओके। और आप अपने आप में अपनी ही जो है हम कह देते हैं कि एक बनावट में रहे, तो ये चीज़ गलत है। हमें एटीट्यूड बिल्कुल नहीं दिखाना है। हमें बच्चों के साथ में बच्चे बनकर ही इस तरह से उन्हें यहाँ पे फील कराना है जैसे कि हम उनके ही मेंबर के एक सदस्य हैं, ठीक है। और उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार भी करना है, सो बेस्ट होगा। और जब टीचर्स बच्चों की कैपेसिटी के बारे में मान्यताएं और बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती है। देखो, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ जो है स्टूडेंट्स प्रतिभाशाली है, कुछ सामान्य है, कुछ जड़ बुद्धि के हैं, कुछ मंद बुद्धि के हैं। तो इन सभी बच्चों को हमें लेके चलना है बेहद तरीके से। तो दोनों ही कथन राइट है, सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना,
या फिर साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना। सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा जो है देकर करना, या फिर मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। अगर हम यहाँ पर पहले बात करते हैं किसकी, सतत व समग्र मूल्यांकन की। देखो सतत और जो समग्र मूल्यांकन है हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर जब आपको शिक्षण गतिविधि कराई जा रही है, यानी आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में, ओके, आपके सब्जेक्ट्स के जो है थ्रू हिंदी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश के टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो जो भी वो आपको पढ़ाएंगे ना, बेसिकली सारी चीज़ें आपको बताएंगे, उसका अर्थ भी समझाएंगे कि हमने क्या पढ़ा और इससे हमें क्या सीख मिली, क्या नहीं मिली, इससे हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे बन सकते हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे। यही क्या होता है, सतत और समग्र मूल्यांकन होता है। ओके, और अगर बच्चे को कोई भी त्रुटि है, कहीं पर कुछ कठिनाई हो रही है, तो बिल्कुल उसका निदान भी तुरंत से तभी किया जाएगा। तो ये तो गलत होगा कि भैया साल के शुरू में और बस अंत में जब परीक्षा होगी ना 1 साल बाद 12 महीने में, बस तभी यहाँ पर हम मूल्यांकन करेंगे, तभी बच्चों का टेस्ट लेंगे, ये गलत है। या फिर हम मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करेंगे, या फिर मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का यूज़ करेंगे। तो मानकीकृत भी निगेटिव टैग वर्ड्स है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रत्यय स्मरण को नहीं अर्पित आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। देखो कौन सा प्रश्न प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु यानी कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। और प्रत्यय स्मरण का मतलब क्या होता है, रट्टाफिकेशन। तो कह रहे हैं कि रट्टाफिकेशन से दूर होकर के और किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, आलोचनात्मक क्या होता है, आलोचनात्मक क्रिएटिविटी थिंकिंग, इसको दर्शाता है, इसको बढ़ावा देंगे। तो कैसे, किस माध्यम से, ठीक है। देखो स्मरण जो है प्रत्यय स्मरण का मतलब तो ये हुआ, जैसे मैंने बेसिकली बहुत सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पुटअप किया कि बताओ भारत के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। तो जो है एक बंदा उसी का तो नाम लेंगे आप, क्या फिर किसी भी बंदे का आप नाम ले देंगे कि ये है प्राइम मिनिस्टर, ये है यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट, नहीं ना। तो टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ, इसका एक ही तो आंसर होगा फिक्स कि भैया उस सन में हुआ। भारत में कितने राज्य है, अभी प्रेजेंट टाइम में 28 है, तो फिक्स है ना। आप भारत में अगर राज्य पूछे तो 35, 40, 45 अपने अनुसार अलग तो नहीं बता सकते। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जो भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे आप उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। सो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा। यहाँ पर आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए आप किस तरह विभिन्न तरीकों का यूज़ करेंगे। मानो वही जेंडर रूढ़िवादिता गर्ल्स और बॉयज़ में जब यहाँ पर जो है भेद क्रिएट किया जाता है कि भैया जो है गर्ल्स ही कार्य नहीं करेगी, बॉयज़ ही कार्य नहीं करेंगे, ओके, इस तरह से। तो आपको उस सोच को क्या देना है, उसे नकारना है और सही बेहतर तरीके से उस चुनौती का सामना करना है और अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें मोस्टली बतानी है, ठीक है, कि सभी इक्वल है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विद्यालय पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों सहभागिता को प्रतिबिंबित करता है। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है, क्योंकि समावेशन से केवल वो ही लाभान्वित होते हैं। सो मैं बार बार बताती हूँ, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि समावेशन है क्या, समावेशी बार बार मैं बताती हूँ, ठीक है ना। सो डेफिनेशन तो पता ही होगा। देखो समावेशी का मतलब क्या होता है भैया, समावेशी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपको समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। आप चाहे गरीब परिवार से हैं, चाहे आप अमीर परिवार से हैं, चाहे आप जो है प्रतिभाशाली बच्चे हैं, चाहे जड़ बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के, आप विकलांग हैं, दृष्टि बाधित हैं, या फिर आप श्रवण बाधित हैं, या फिर आप व्हील चेयर के थ्रू चलते हैं, चलने में प्रॉब्लम है, तो कुछ भी यहाँ पर है। हम सभी बच्चों को, अगर आपका एडमिशन फर्स्ट क्लास में हो तो फर्स्ट क्लास में सामान्य बच्चों के साथ में ही आप पढ़ेंगे। सभी बच्चों को एक क्लास में हम शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल वर्ड्स यहाँ पे कि केवल और केवल विकलांग बच्चों को पढ़ाएंगे, ओके।
या फिर यह रुकावट और बाधा उत्पन्न करती हैं, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हुआ। सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन सी। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि और क्षमताओं को, उनकी विभिन्नता होते हुए भी सभी को विद्यालय में संबोधित किया जाता है। सही बात है, सभी की क्षमताओं को, सभी की जो है पृष्ठभूमि को देखते हुए, कोई किसी भी बैकग्राउंड से है और कोई किसी भी जो है धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है ना, सभी को इक्वल शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? उनके लिए अलग संकाय बनाकर, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य कर, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके, उनमें अपनेपन की भावना पैदा कर व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। तो एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? वंचित समूह से यानी कि जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है, जो गरीब फैमिली से बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं। बाय द वे, जैसे कि हम बात करें एसटी, ठीक है ना, अगर हम बात करें एसटी कि भैया देखो यहाँ पर मैं भी ये कैटेगरी को बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, देखो यहाँ पर जो सभी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी में जो है कोई भी इक्वल नहीं होते हैं। ओके, कोई जो है भैया अमीर होते हैं, कोई गरीब होते हैं, कोई मीडियम होते हैं, कोई डाउन होते हैं, तो सभी कैटेगरी में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम थोड़ा अगर माने कि जो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति होती है एसटी, उन्हें सारी चीज़ें फिर भी नॉर्मली बहुत कम प्रोवाइड होती है और की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरह से वंचित समूह से आने वाले जो बच्चे हैं उसके लिए आप सबसे बेस्ट क्या करेंगे? क्या उनके लिए आप अलग स्कूल बनाएंगे, या फिर आप उन्हें घर पर ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, या फिर उसके संस्कृति और उसकी जो है सामाजिक की आप क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे? नो, बल्कि उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। ओके, मैंने कहा कि अगर एसटी से बच्चा पढ़ रहा है, अनुसूचित जनजाति का बच्चा आपकी क्लास में पढ़ रहा है, तो आपको उस बच्चे को ऐसे ही हैंडल करना है जैसे आप सामान्य सभी बच्चों को कर रहे हैं, जिससे कि उसको ये ना फील हो कि मैं यहाँ पर जो है उस जाति से बिलोंग करता हूँ तो और मेरे पास आर्थिक स्थिति बेस्ट नहीं है, तो मुझे सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा। निम्न में से कौन से कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है इसके अनुसार उपयुक्त समावेशन है? प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का जो है प्रावधान करना, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान के द्वारा परिभाषित करना, बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण कर जो है देना, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। तो यहाँ पर जो है एक बच्चा है, एक बालक है, एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पर वो जो है उसकी दृष्टि बहुत कम है। उसकी दृष्टि क्या है? बहुत कम है, वो बहुत कम देख पाता है। क्या है भैया? बहुत कम देख पाता है वो बच्चा। अब जब वो बच्चा कम देख पाता है यानी कि दृष्टि बाधित बच्चा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे और उसे किस तरह आप शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे? तो बिल्कुल आप प्रकाश के साथ में सबसे पहले तो उसे आवर्धक लेंस का जो है यहाँ पर प्रावधान करेंगे, लेंस का, चश्मे का। ओके, ब्लैक बोर्ड के कार्य को, अब ब्लैक बोर्ड तो लिखा हुआ है और दिखने में उसे प्रॉब्लम्स हैं, तो ब्लैक बोर्ड के कार्य को आप मौखिक रूप से उसे बताएंगे, व्याख्या करेंगे उसकी। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है। और अपना काम पूरा करने के लिए उस बच्चे को आप अधिक से अधिक टाइम भी देंगे, ये भी बात सही है। लेकिन क्या बात सही नहीं कि बहुत से दृश्य प्रस्तुत करेंगे? अरे भैया, एक तो बच्चे की जो दृष्टि है वो बहुत कम है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से दृश्य प्रस्तुत करेंगे उसके सामने। सो तीसरा गलत हुआ, फर्स्ट, सेकेंड और 4 राइट है, फर्स्ट, सेकेंड और 4 राइट है। सो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों के रचनात्मक रूप में सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, बहुविकल्पीय प्रश्न देकर। तो टीचर्स बच्चों के रचनात्मक रूप में सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? टीचर्स है बच्चों के रचनात्मक रूप में सोचने के लिए बच्चे को कैसे प्रभावित कर, रचनात्मक क्रिएटिविटी यानी कि अलग हटकर सोचना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पर नहीं। अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप उसका आंसर अलग अलग डिफरेंट एंगल से ले सकते हैं। तो अगर हम बहुविकल्पी प्रश्न जो है देंगे तो इसे तो बच्चा एक ही आंसर पर डिपेंड होगा। अगर हम कहेंगे रट्टाफिकेशन कर लो ओनली पर्सन पूछकर, या फिर रटने के लिए कहेंगे नो, बल्कि उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहेंगे। अगर बच्चे के सामने कोई समस्या क्रिएट हो रही है तो हम बच्चे को क्या कहेंगे कि भैया आपके सामने जो समस्या क्रिएट हो रही है, ठीक है ना, आप विभिन्न तरीके चूज़ कीजिए। सो बेस्ट यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन ए है।
जिस आगे नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा। बाधक यानी कि जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम है, प्रवाह व सहानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति है, मानकीकृत निर्देश है, उचित समायोजन है। तो समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के अनुकूल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा मैंने डेफिनेशन बताई हुई, जहाँ पर हम समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो सहयोगात्मक अधिगम कराएंगे, सही बात है। प्रवाह व जो है समानुभूति पर डिपेंड कक्षा संस्कृति, सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, उचित समायोजन होगा। लेकिन मानकीकृत निर्देश यही बाधक उत्पन्न करेगा। मानकीकृत निर्देश कि बस आप टीचर्स है, आप बैठे हैं चेयर्स पे, बच्चों को निर्देश दे जा रहे हैं, ये करो, वो करो, ये पढ़ो, इधर आओ, अब जो है हैंड ऊपर करो, ये करो, यानी कि इस तरह से आप उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। फाइनली हमारी क्लास फिनिश हुई यहाँ पे, और लास्ट क्वेरी हमारे यहाँ पे लाइक एंड शेयर एंड जो है सब्सक्राइब की है। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त, यहाँ पे बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।